वेलकम यू ऑन टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 एडिक्विटी पैटर्न सीरीज पार्ट 4 के ऊपर, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली वही सवाल कराते हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बेस 2025 और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस वाली सीरीज के अंदर एग्जैक्टली वही सवाल कराने का यहाँ पर ये मीनिंग होता है कि 70% पेपर एक बार देखा था आपने कि रिपीट आ गया था। और बेसिकली हमने एक और चीज़ नोटिस करी थी इन दोनों एग्जाम्स के अंदर कि यहाँ पर जो सवाल थे वो एक ही टॉपिक से यहाँ पर घूम रहे थे हर एक शिफ्ट के अंदर। इवन दो वो बोलते थे कि एआई यहाँ पर पूरी तरीके से पेपर सेट कर रहा है, लेकिन बेसिकली क्या हो गया था कि काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे हमने देखा था ब्रिक्स एक ऐसा टॉपिक था, वैसे ही हमने देखा था चाबार पोर्ट एक ऐसा टॉपिक था। तो ऐसे यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर टॉपिक्स थे जो कि हमने भी यहाँ पर आपको कवर कराए हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, और बेसिकली मैं उसका यहाँ पर जो लिंक है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो वाले वीडियोस को भी ज़रूर से चेकआउट करना। और बेसिकली यहाँ पर जो भी सवाल आए थे वही टॉपिक्स यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे थे, ये बात सच है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नया पैटर्न है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पर जो आगे आने वाली शिफ्ट थी वो ये देख रही थी कि यार कुछ नया तो है ही नहीं, बस सवाल थोड़ा सा घुमाकर आ जाता है या कुछ नया सवाल पूछ लेता है, लेकिन टॉपिक सेम रहता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही थी और ये बहुत बड़ा यहाँ पर फॉल्ट भी था। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर जब टीसीएस थी तब भी देखा जाता था। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अब हमें यहाँ पर जो नया पैटर्न है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर समझ आ रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ पर आप पूरा देखना, ताकि आपका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो सवाल है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि आपके सामने यहाँ पर जैसे कोई सवाल दे रखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान का ऑथर कौन है, तो ये एग्जाम के अंदर 3 बार पूछा गया है। 3 टाइम्स इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आप ये वाली बात भी यहाँ पर समझते हुए चलो, है ना, कि यार 3 बार यहाँ पर एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप यहाँ पर ये भी सोचकर देखो कि यहाँ पर जो एग्जाम होता है ना उसके अंदर एसएससी क्या कर रही है। जैसे नया जो वेंडर है वो भी एक तरीके से जो फिक्स यहाँ पर जो फेमस राइटर्स हैं उन्हीं से सवाल उठकर आते हैं, जैसे खुशवंत सिंह हो गए, आर के नारायण हो गए, ठीक है, अरुंधति रॉय हो गए, प्रेमचंद, विक्रम सेठ और सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से हमेशा यहाँ पर सवाल उठकर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग ये अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है एग्जैक्टली वो कहाँ से पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसने लिखी है, वो लिखी है यहाँ पर खुशवंत सिंह ने। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, खुशवंत सिंह। अब देखो यहाँ पर इन लोगों की और क्या क्या किताबें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं खुशवंत सिंह की, है ना। इन्होंने यहाँ पर देखो और कौन सी किताबें लिखी हैं। तो इनकी यहाँ पर एक किताब है द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है। ये वाली किताब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनकी आपको किताबें पता होनी चाहिए ऑन टिप्स, ठीक है। एक है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो दूसरे राइटर्स हैं, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ की यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर किताब है जिसको यहाँ पर बोलते हैं अ सूटेबल बॉय, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अ सूटेबल बॉय। तो ये जो यहाँ पर किताब है, यहाँ से सवाल कई बार एसएससी ने पूछा भी है ना। और जो विक्रम सेठ है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट राइटर है, तो यहाँ से आपको जो भी यहाँ पर इनकी किताब है, जैसे अ सूटेबल बॉय हो गई, टू लाइव्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 किताबें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद की, है ना। प्रेमचंद यहाँ पर बहुत फेमस राइटर है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इनका भी नाम ऑलरेडी बहुत टाइम से सुन रखा होगा, इवन अपने बचपन से सुन रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनकी यहाँ पर कुछ किताबें हैं, जैसे अगर मैं एक किताब की बात करूँ तो उनका उसका नाम है गोदान, और यहाँ पर एक है गबन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं। साथ साथ एक मैं यहाँ पर और बात कर रहा हूँ निर्मला, यहाँ पर जो किताब है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ किताबें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए साथ साथ। अब देखो यहाँ पर जो आर के नारायण है ना, अब मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर कुछ फिक्स ऑथर्स होते हैं जहां से हमेशा सवाल उठाकर पूछते हैं, है ना। इस वाले जवाब का तो जो इस वाले सवाल का तो जो जवाब है आपको दिख गया कि उसका यहाँ पर सही जवाब है खुशवंत सिंह, उसने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आर के नारायण की, यहाँ से डायरेक्टली सवाल आया था, है ना, वो भी शायद सेम ही शिफ्ट के अंदर आया था। तो आर के नारायण से यहाँ पर पूछ लिया गया कि मालगुडी डेज बताओ भाई किसने लिखी है।
और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ये जो दोनों की दोनों किताबें हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई हैं। ये भी एक सच बात है। मालगुडी डेज और यहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान। अब जो मालगुडी डेज है उसके यहाँ पर जो राइटर है वो है आर के नारायण। यहाँ से डायरेक्टली सवाल उठा के पूछ लिया। और आपको मैं यही बता रहा हूँ, फिक्स राइटर्स होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है कि कौन से ऐसे राइटर्स हैं जहाँ से वो हमेशा यहाँ पर सवाल उठाकर पूछते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर के नारायण की, तो इसके अंदर इन्होंने और भी यहाँ पर किताबें लिखी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ द गाइड यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखी है। ये भी फेमस किताब है। और यहाँ पर एक और किताब के बारे में आपको पता होने चाहिए, द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट किताब है जो इन्होंने लिखी है ना। और एक और किताब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने एक और लिखी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये भी यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट में आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इनसे यहाँ पर डायरेक्टली जो सवाल है वो उठकर आए हैं। अब देखो, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि मालगुडी डेज से यहाँ पर सवाल आया था, तो यहाँ पर उसी शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया है। ठीक है, मालगुडी डेज से भी। अब सोच कर देखो, ये वाले यहाँ पर जो राइटर्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट पता है, हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे कि कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक पूरा यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर वीडियो ले आएंगे जहां से वो हमेशा सवाल उठाकर पूछेंगे आपसे, हमेशा। अब देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपके सामने है मालगुडी डेज। फोटो यहाँ पर आपको दिख रही है, कितनी अच्छी फोटो है। और साथ साथ यहाँ पर किसने यहाँ पर इसको लिखा है, आर के नारायण ने यहाँ पर मालगुडी डेज को यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर साथ साथ अगर हम यहाँ पर इसका जवाब देखें तो आपको आर के नारायण यहाँ पर लगाना है। अब आर के नारायण के बारे में हमने बात करी, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो हमने यहाँ पर अभी पीछे ही देख लिया है ना। एक हो गई द गाइड, एक हो गई मालगुडी डेज, एक हो गई द इंग्लिश टीचर और एक हो गई स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब अगर मैं बात करूं साथ साथ, तो यहाँ पर देखो जो खुशवंत सिंह है ना, खुशवंत सिंह के बारे में भी अभी हमने देखा कि ट्रेन टू पाकिस्तान से डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आया था। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने यहाँ पे लिखी है, अभी आपने यहाँ पर अभी पीछे देखा। अब देखो यहाँ पर कुछ एक और इंपॉर्टेंट किताब है जो शायद मैं आपको बताना भूल गया है ना। वो है यहाँ पे दिल्ली अ नॉवल, है ना। यहाँ पर दिल्ली का नाम आया है, इस वजह से यहाँ पर ये भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिल्ली अ नॉवल जो है ना, वो यहाँ पर लिखी है खुशवंत सिंह ने। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर जो है चेतन भगत। चेतन भगत इंपॉर्टेंट राइटर है, आपको पता ही है ना। चेतन भगत ने यहाँ पर कौन सी किताबें लिखी हैं वो भी हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक है यहाँ पर, आप लोगों ने इसका यहाँ पर नाम सुना भी होगा, टू स्टेट्स। ठीक है, टू स्टेट्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये तो काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी। और टू स्टेट्स के ऊपर तो यहाँ पर पिक्चर भी बन रखी है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अब अगर हम यहाँ पर और किताबों को देखें जो यहाँ पर चेतन भगत ने लिखी है, वो यहाँ पर कौन सी है। एक है यहाँ पर 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन। और यहाँ पर एक किताब और है जो आपको यहाँ पर साथ साथ पता होनी चाहिए, वो है वन नाइट द कॉल सेंटर। तो यहाँ पर ये वाली यहाँ पर जो किताब है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो, बहुत फेमस है यहाँ पर, अगर आप चेतन भगत का इतना याद ना भी रखो ना तो भी चलेगा, लेकिन अरुंधति रॉय का भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ से हमेशा सवाल उठकर आए हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर आप कभी प्रीवियस ईयर उठा के लगाओगे ना आपको दिख जाएगा। अरुंधति रॉय की यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, हमेशा पूछे जाते हैं सवाल। इवन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी पूछ लिया गया है, जो अभी मैं आपको लिखने वाला हूं, है ना। आगे आने वाली यहाँ पर जो शिफ्ट्स एनालाइज करूंगा उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत लोगों ने सुना होगा इसका नाम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यहाँ पर ये अरुंधति रॉय की यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ना। और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इनकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट किताब है जो कि आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी सवाल उठकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये भी यहाँ पर पूछा गया है एसएससी के अंदर पिछले सालों के अंदर। तो यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। तो ये सारी की सारी किताबें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर इन सब की जो पीडीएफ है वो भी हम यहाँ पर अब अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमने यहाँ पर अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी हम यहाँ पर जो पीडीएफ है
वो आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर सेंसस 2011 से आया है। मैं बोलता हूँ ये वाला यहाँ पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टीसीएस के टाइम पर भी था, अभी भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हमेशा यहाँ पर सवाल आपको पूछे जाएंगे। सेंसस 2011 से पूछा गया है कि विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन इंडिया। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पे मुंबई। आप यहाँ पर जो देख सकते हो मैप के अंदर, जो मुंबई है ये है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, है ना। ये है यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि भाई बताओ स्टेट विथ हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन यहाँ पे कौन सा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो महाराष्ट्र है, जिसके अंदर यहाँ पे मुंबई भी आती है यहाँ पर एक सिटी। तो आप यहाँ पर देखो जो महाराष्ट्र है ना, अगर मान लो वो आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ स्टेट विथ हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन, हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर जो गरीब होते हैं, है ना, उनकी यहाँ पर जो कच्ची बस्तियों के अंदर रहते हैं वहां पर ये बताओ कि सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर किस स्टेट के अंदर है। तो वो है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। और अगर मान लो ये ऐसे पूछ लें, अगर मान लो ये आप लोगों से एक और चीज पूछ लें कि ये वाली चीज बताओ कि स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर जो शहरी यहाँ पर जो आबादी है उसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर किस स्टेट के अंदर आबादी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो भी आपको यहाँ पर क्या लगाना है, तो भी आपको लगाना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लो यहाँ पर ये लोग आप लोगों को कह दें, जैसे यूपी आपको यहाँ पर दिख रहा है मैप के अंदर, है ना, यूपी का अगर मान लो ये लोग कह दें कि बताओ स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पर कौन सा स्टेट, स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये यूपी है। यहाँ पे हम यूपी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि ये बता दो कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तो भी आपको यहाँ पे यूपी ही लगाना है। और अगर मान लो मैं आपको कहूं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसके अंदर है, तो आपको लगाना है बिहार। ठीक है। जो बिहार है वो आपको यहाँ पे कहाँ लगा, उसके अंदर आपको लगाना है कि स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझते हुए चलनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और काफी यहाँ पर जो फैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर सेंसस 2011 से आते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस वाले टॉपिक को भी मिस आउट कर देते हो तो आप यहाँ पर काफी बड़ी गलती कर दोगे। हम ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे हम कराने वाले हैं हमारे बैच के अंदर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर तो पूछा ही गया है और हमेशा पूछे जाते हैं आर्टिकल से सवाल, है ना, हमेशा पूछे जाते हैं। आप कभी भी उठाकर देख लो आर्टिकल्स अगर आप नहीं करते हो बहुत बड़ी गलती करते हो, है ना। हमेशा यहाँ पर दो सवाल आते हैं, आप दो सवाल हमेशा मुफ्त के अंदर दे आते हो अगर अभी तक आपने आर्टिकल्स को पूरी तरीके से नहीं किया है तो। आप देखो जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल पूछ लिया गया है आप लोगों से, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताओ किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर जो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है, दे रखा है आर्टिकल 108 के अंदर। किसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल 108 के अंदर। डायरेक्टली सवाल उठकर आया है यहाँ से। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि जैसे बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन है, इनको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि जो पार्ट 5 है ना, वो है यहाँ पर द यूनियन का। और वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चलता है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक चलता है द यूनियन। और यहाँ पर देख सकते हो इसके बीच में ही आता है आर्टिकल 108, है ना। और यहाँ पर जो है पार्ट 5 के अंदर क्या आता है, द यूनियन आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको दिख रही हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 के अंदर किसकी बात करी गई है, तो इसके अंदर बात करी गई है मनी बिल्स की। किसकी बात करी गई है, मनी बिल्स की। और अगर मान लो मैं आप लोगों को कहूँ आर्टिकल 105 के बारे में बताओ मुझे, है ना, वो लोग आप लोगों से सवाल देते हैं आर्टिकल 105 के बारे में बताओ, तब क्या करोगे। तो आर्टिकल 105 के अंदर दे रखा है, ये यहाँ पर किसको कवर करता है, सबसे पहले तो इसको जानो। ये कवर करता है कवर्स द पावर्स और प्रिविलेजेस। किसके पावर्स और प्रिविलेजेस को ये कवर कर रहा है, अब ये समझो।
ठीक है, ये यहाँ पर कवर कर रहा है कि यहाँ पर जो भी हाउस, जो आपके पार्लियामेंट के हाउसेस होते हैं और उनके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके पावर्स और प्रिविलेजेस को यहाँ पर ये कवर करता है। आर्टिकल 105, यहां से भी सवाल उठकर आ सकता है। कवर्स द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स का भी, एंड इट्स मेंबर्स। अब देखो यहां पर जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 यहां पर किसको दिखाता है? आर्टिकल 102 यहां पर बात करता है कि यहां पर मान लो आप पार्लियामेंट के एक मेंबर हो, आपकी यहां पर जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसकी बात करता है ना। तो आर्टिकल 102 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो भी करा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। सवाल के अंदर डायरेक्टली वो कैसे भी कर घुमा कर पूछ लेगा आपसे। और ये तो यहां पर आप जो सवाल देख रहे हो ये तो आपके एज इट इज आया है आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो यहां पर जो अगला सवाल है आपके सामने वो है सोलर सिस्टम से। अब सोलर सिस्टम के अंदर इन लोगों ने पूछा है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे। मिल्की वे के यहाँ पर जो सबसे करीबी गैलेक्सी है उसके बारे में बताओ, है ना। तो यहाँ पर मिल्की वे जो है वो गैलेक्सी है जहां पर हम रहते हैं। ये तो यहाँ पर काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि मिल्की वे वो गैलेक्सी है जहां पर हम रहते हैं। अब मिल्की वे के यहाँ पर कौन सी सबसे करीबी गैलेक्सी है जो कि स्पाइरल शेप्ड भी है? तो वो है यहाँ पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, एक तरीके से हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है जो कि स्पाइरल शेप्ड भी है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई चलो ये तो आपको समझ आ गया कि ये एक स्पाइरल है ना, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है ना, स्पाइरल गैलेक्सी है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये जो मिल्की वे है ये क्या है जहां पर हम रहते हैं, तो ये भी स्पाइरल गैलेक्सी है। ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। अब मान लो मैं आप लोगों को ये एक बात बोलूं कि जैसे मान लो एक लोकल ग्रुप बना हुआ है ना। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक लोकल ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर एक तो अपनी गैलेक्सी तो आती ही है, उसी इसलिए इस वाले ग्रुप को हम लोकल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मिल्की वे आता है और उसके अंदर एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आती है ना। और भी यहाँ पर कुछ और जो गैलेक्सीज हैं वो भी आती हैं जो कि छोटी छोटी गैलेक्सीज होती हैं। अब मेन जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो यहाँ पर तीन ही गैलेक्सीज पता होनी चाहिए। एक है मिल्की वे, एक है एंड्रोमेडा और एक है यहाँ पर ट्राइंगुलम गैलेक्सी, ठीक है। तो ये तीन गैलेक्सीज जो है ना ये आती है यहाँ पर लोकल ग्रुप के अंदर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये टॉप 3 हैं अगर मैं यहाँ पर साइज की बात करूं। अब देखो जो सबसे पहला यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी है ना अपने लोकल लोकल ग्रुप के अंदर वो है यहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सी गैलेक्सी हो जाती है? ये हो जाती है लार्जेस्ट गैलेक्सी इन लोकल ग्रुप। अब लोकल ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर हमारी गैलेक्सी भी है और एक तरीके से हम यहाँ पर गैलेक्सीज का क्लस्टर आप उसको समझो। और यहाँ पर देखो लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी हो जाती है इस लोकल ग्रुप के अंदर? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मतलब हमारी यहाँ पर जो पड़ोसी गैलेक्सी है वो सबसे बड़ी गैलेक्सी हो जाती है लोकल ग्रुप के अंदर। और हम यहाँ पर जो आते हैं ना मिल्की वे, वो हम आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। हम किस नंबर पे आते हैं? हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी, सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी इन लोकल ग्रुप, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप लोगों से पूछ ले कि भैया बताओ कि लोकल ग्रुप के अंदर हम कौन से, आप बोलोगे लोकल ग्रुप क्या होता है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि लोकल ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर हम भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं और बाकी गैलेक्सीज भी इंक्लूडेड है। और हम यहाँ पर साइज के अंदर दूसरे नंबर पे आते हैं, एंड्रोमेडा पहले नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आता होगा, है ना, ट्राइंगुलम गैलेक्सी। तो थर्ड लार्जेस्ट इन द लोकल ग्रुप। मैं यहाँ पर लोकल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसको पूरे से यहाँ पर कंफ्यूज मत कर लेना। तो ये यहाँ पर चीजें आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो एक सवाल आपका यहाँ पर स्कीम से भी आ गया है। अब इसका मैं आपको यहाँ पर नहीं भी बोलूँ ना तो भी आपको यहाँ पर इसका जवाब पता होगा। पूछा है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टार्टअप को प्रमोट करना ही होगा। कॉमन सेंस है ना। आपके सामने है कि यार स्टार्टअप इंडिया का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर यही तो होगा कि स्टार्टअप को प्रमोट करो। यही होता है बेसिकली स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव। आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता ऑब्जेक्टिव के अंदर, आपको बस ये देखना होता है कि भैया नाम क्या लिखा है, बस उसको प्रमोशन की बात होगी, किस तरीके से होगा, लोन्स प्रोवाइड करके होगा।
यही होता है, क्योंकि सरकार मैक्सिमम टाइम 90% टाइम इसी तरीके से ही प्रमोट करती है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना? कोई भी स्कीम उठाकर देखोगे आपको यही सभी देखने को मिलेगा। भैया लोन की तरह सपोर्ट किया, इस तरीके से सपोर्ट किया, उस तरीके से सपोर्ट किया, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट देने से ही वो सपोर्ट कर पाती है, नहीं तो यहाँ पर कोई कंसेशन देती है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ आ गया है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया का स्कीम का, कि यहाँ पर टू फैसिलिटेट स्टार्टअप्स इन इंडिया, स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना। कैसे देंगे? लोन्स वगैरह देके, ठीक है? एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर फार्मर्स को लोन देना, नहीं भाई फार्मर्स की नहीं है, ये स्टार्टअप वालों की है। मान लो कोई बिजनेस खोलते हो उसके लिए है ना? अब यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया ना। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कोई खानदानी बिजनेस जो पहले से चला आ रहा है वो तो चलेगा ही, उसको क्या प्रमोट करोगे, है ना? लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टअप है जो अभी अभी आप यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो, पहले आपके दिमाग में नहीं था, फिर आपने सोचा मैं एक कंट्री के अंदर एक स्टार्टअप लॉन्च करता हूँ जो पहले नहीं है, बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, तो वो यहाँ पर उसको फैसिलिटेट करने के लिए। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है टू बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? स्टार्टअप की हो रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का? स्टार्टअप को प्रमोट करना। और बेसिकली अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये शुरू कब हुआ था, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि शुरू कब हुआ था, तो यहाँ पर ये शुरू हुआ था 2016 के अंदर। और मान लो ये किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको शुरू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। कई बार वो मिनिस्ट्रीज भी पूछ लेता है आप लोगों से, है ना? तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने यहाँ पर इसको शुरू किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो आपको थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है ना? और बेसिकली यहाँ पर एम तो यही था कि यार एम्पावर कर पाए हम स्टार्टअप्स को, ताकि वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रो करे। तो स्टार्टअप्स को हम यहाँ पर जितना वो करेंगे तभी यहाँ पर देखो लोग नौकरियां भी कम मांगेंगे, है ना? इस वजह से यहाँ पर जो मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर स्टार्टअप को प्रमोट किया था। तो ये यहाँ पर एक रीज़न था। अब यहाँ पर सिंपल सा है, आपको बस ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, और यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बस ये पता होना चाहिए। काफ़ी केसेस के अंदर जो भी स्कीम्स योजनास पढ़ोगे हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर चाबार पोर्ट से और आया, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी कराया था चाबार पोर्ट से सवाल। चाबार पोर्ट से हर एक शिफ्ट के अंदर आ रहे थे सवाल, ब्रिक्स से भी आ रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कीम से आ रहे थे, बुक्स एंड ऑथर से आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और चाबार पोर्ट तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको भी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। पिछली बार यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ऐसे, है ना? उसको देखते हैं कि चाबार पोर्ट अगर मान लो मैं आपको कहूँ किस कंट्री के अंदर है, ईरान के अंदर है, ठीक है? चाबार पोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर मैप के अंदर आपको ये तो चीज़ समझ आ गई कि ईरान के अंदर है ना? अब ये पूछ रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द चाबार पोर्ट, और मैंने आपको तब भी बताया था कि यहाँ से सवाल आया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वाली सीरीज के अंदर, लेकिन अलग से लिखा मैंने था, अलग से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि इस शिफ्ट के अंदर पूछा था। तो मैं शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पर पूरे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो जो कांडला पोर्ट है ना? कांडला पोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। मैं यहाँ पर कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखे थोड़ा। ये यहाँ पे गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट, है ना? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैप के अंदर। तो कांडला पोर्ट जो है यहाँ पे बेसिकली गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, चाबार पोर्ट और यहाँ पे कांडला पोर्ट के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको ये समझ आएगा कि यार सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर कौन सा पोर्ट होगा। कॉमन सेंस लगाओ, पोर्ट के अंदर यहाँ पर क्या फ़ायदा हो सकता है एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से? यही तो हो सकता है कि डिस्टेंस कम हो। कॉमन सेंस बात है ना? सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा जो कांडला पोर्ट है जो कि गुजरात के अंदर है, वो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा चाबार पोर्ट से। अब चाबार पोर्ट के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि यार क्या हुआ था कि जैसे चाइना है ना, उसने अपने इन्फ्लुएंस के लिए क्या किया, उसने अपने इन्फ्लुएंस के लिए ग्वादर पोर्ट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बनवाया, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ कि यार चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना उसको टैकल करने के लिए हमने यहाँ पर चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट पे काम किया, इसलिए ये वाला पोर्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हमेशा नोटिस करना जहां पर इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर वही पूछते हैं एसएससी। तो इंडिया ने इसका डेवलपमेंट क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि उसको काउंटर करना था चाइना के, जो चाइना ने बनवाया है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट, उसके इन्फ्लुएंसेस को डाउन करना था। तो बेसिकली यहाँ पर चाबार पोर्ट को इसलिए डेवलप किया था, और ये है किधर? ये है यहाँ पे ईरान के अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हुई। साथ साथ अगर मान लो ये पूछ लिया यहाँ पर किस गल्फ के अंदर सिचुएटेड है, तो भी आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ ओमान, है ना? वो वाले बच्चे आराम से बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर पिछला वाला लेक्चर देखा है।
गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ये सिचुएटेड है ना। और अगर मान लो ये वाला सवाल इस तरीके से आ जाए कि हमने यहाँ पर इसको बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाया था, इसलिए बनाया था कि आप यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान आपको मैप के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान को हमने यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए भी एक कॉरिडोर बन जाए, ठीक है। ये भी एक था, और सेंट्रल एशिया के थ्रू भी हम यहाँ पर ट्रेड कर पाए, बाईपास कर पाए हम यहाँ पर पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को यहाँ पर बाईपास करने के लिए एक तरीके से इसका यहाँ पर इजाद हुआ, ठीक है। चाबार पोर्ट का आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है चाबार पोर्ट, और यहाँ पर है ईरान, और यहाँ पर जा रहा है अफगानिस्तान, है ना। इस तरीके से आपको मैप के अंदर समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर इसको क्यों बनाया है। तो ये भी एक रीजन था। अब देखो यहाँ पर कुछ 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट आते हैं इसके अंदर, चाबार पोर्ट के अंदर, ये भी आपको पता होने चाहिए, है ना। जिसके अंदर एक जो पोर्ट है ना, उसके अंदर इंडिया ने यहाँ पे आप लोगों का डेवलपमेंट कराया है अच्छा खासा, है ना। तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है ना। कौन सा है ऐसा वाला पोर्ट? तो वो है यहाँ पर शाहिद बहश्ती, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया ने इसके अंदर यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया है ना। इंडिया ने यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इस वाले पोर्ट को यहाँ पर डेवलप करने के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। ये वाला यहाँ पर जो टर्मिनल है उसके अंदर अच्छा खासा काम किया है ना। इंडिया हैज़ डन डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, अच्छी खासी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर इंडिया ने इसको दी है। अब यहाँ पर देखो एक दूसरा पोर्ट भी है, वो भी आप लोगों से शायद पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो है यहाँ पर शाहिद कलंतारी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको साथ साथ पता होनी चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने ज़्यादा यहाँ पर जो डेवलपमेंट है इन्वॉल्व जो हुआ है, जिसके डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा वो हुआ है यहाँ पर शाहिद बहिश्ती के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये है कहाँ पर? ईरान के अंदर। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन समझ जाना। अब अगला देखो, अगला है कि कौन सी 2 टीम्स है जिन्होंने यहाँ पर संतोष ट्रॉफी 2023 का यहाँ पर जो फाइनल है वो खेला था। अब आपको ये वाली बात समझ आई होगी कि यार संतोष ट्रॉफी जो है, यहाँ से सवाल आया है, स्पोर्ट्स से सवाल आया है, हमेशा आता है स्पोर्ट्स से, कुछ नई बात नहीं है। और मैं अगर आप लोगों से पूछ लूँ कि बताओ भाई संतोष ट्रॉफी जो है वो यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर पूरी स्क्रीन को के ऊपर अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि आप इसका जवाब सही बता पाओगे। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर देख ही नहीं पाएंगे कि यार किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जो फोटो है यहाँ पर साफ साफ दे रखा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आपके सामने है। तो किससे रिलेटेड है ये? फुटबॉल से रिलेटेड है। कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से पूछा जाता है कि बताओ ये वाली ट्रॉफी जो है ना, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, और आप उसको नहीं बता पाते। कॉमन सी बात है यार, जैसे रणजी ट्रॉफी पता है क्रिकेट से है, वैसे ही संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से है ना। और संतोष ट्रॉफी से पूछा गया है कि 2023 के अंदर कौन सी 2 टीम्स के बीच में इसका जो फाइनल है वो खेला गया। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, तो अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर टच में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए इसकी बात, कि संतोष ट्रॉफी 2023 यहाँ पर जो था वो कर्नाटका वर्सेस मेघालय में हुआ था, ठीक है। मतलब कर्नाटका और मेघालय। जीता कौन? इंपॉर्टेंट है। मान लो वो आप लोगों से पूछ ले, बताओ भाई जीता कौन संतोष ट्रॉफी 2023 के अंदर, तो आपको लगाना है कर्नाटका। क्या लगाना है? कर्नाटका। सो कर्नाटका वॉन, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कर्नाटका जीत तो गया, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ आ गया कि कर्नाटका जीत गया। अब मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ ले, यार इन दोनों का यहाँ पर जो मैच हुआ था, है ना, वो यहाँ पर फाइनल होस्ट किधर हुआ था? ठीक है, फाइनल होस्ट किधर हुआ था? क्योंकि देखो इनका क्या है कि थोड़ा सा होस्टिंग के अंदर ऐसे था कि जो फाइनल है ना वो कहीं और हुआ था, फाइनल राउंड ग्रुप यहाँ पर जो स्टेज है वो कहीं और हुई थी, है ना। सो बेसिकली आपको फाइनल होस्ट पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फाइनल किधर होस्ट हुआ था? वो हुआ था यहाँ पर रियाद, सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब के अंदर यहाँ पर जो इसका फाइनल है वो यहाँ पे होस्ट हुआ था। अब देखो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई 2023 की। ये था यहाँ पर 2023 का। जो एडिक्विटी है वो 2023 का पूछ रही थी, 2022 का पूछ रही थी। उन्होंने 2024-25 से कम पूछे हैं। 2024 से एक बार ये पूछ लिया कि बताओ भाई इंडिया का यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो यहाँ पर पोलैंड किस लिए गए थे? 2024 की बात है ये, है ना, अगस्त की। तो वो पूछ लिया गया। लेकिन यहाँ पर काफी बार यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ ना, मेन यहाँ पर जो चीजें थी वो 2022 और 2023 से पूछी गई थी। अब देखो यहाँ पर जो है संतोष ट्रॉफी 2024 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं संतोष ट्रॉफी 2024 की। अभी आपने यहाँ पर जो देखा है वो है 2023, इस बात का ध्यान रखना। ये है 2023 का, कर्नाटका वर्सेस मेघालय में हुआ, कर्नाटका जीता, और फाइनल किधर होस्ट हुआ था? रियाद सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। अब देखो संतोष ट्रॉफी 2024 की बात करूं, अभी हमने 2023 को देख लिया,
तो 2024 का फाइनल किसके बीच में हुआ था? इंपॉर्टेंट है ना? ये हुआ था यहाँ पर सर्विसेज और गोवा के बीच में। ठीक है, सर्विसेज और गोवा के बीच में हुआ था, और जीता कौन? जीता यहाँ पर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज वॉन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि होस्ट किधर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? होस्ट किधर हुआ था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर होस्ट हुआ था यूपिया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो इन्फो मैंने आपको दी है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 2024 का है, ये 2023 का था। 2023 का भी आपको पता चल गया, 2024 का भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि यहाँ पर जो फुटबॉल है इससे एसोसिएटेड होती है यहाँ पर संतोष ट्रॉफी। एक और सवाल आप लोगों का यहाँ पर सोलर सिस्टम से आया है। सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो, लाल प्लैनेट यहाँ पर कौन से प्लैनेट को बोला जाता है ये पूछा है। ये जो आपको घूमता हुआ लाल प्लैनेट दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा प्लैनेट है? ये है मार्स। अब मार्स आपको किस तरीके से याद रखना है कि लाल होता है? आपने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सुना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्रोध आने वाला प्लैनेट होता है वो होता है मार्स, मंगल। मंगल को बहुत जल्दी क्रोध आता है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि जो सबसे पहले लाल होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो उसको क्रोध आ रहा है, वो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट होगा? वो होगा मार्स। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि विच इज़ द रेड प्लैनेट, दैट इज मार्स। अब देखो, यहाँ पर जो लाल प्लैनेट है उसका यहाँ पर रीज़न आप ये तो नहीं दोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन देंगे नहीं आपको। तो आपको यहाँ पर जो इसका रीज़न है वो यहाँ पर लगाना होगा ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। मैं तो आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसका मेन रीज़न है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर लाल क्यों होता है मार्स? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यार टॉलेस्ट वॉल्केनो किधर है ना? टॉलेस्ट वॉल्केनो। अब आप यहाँ पर सोचोगे यार टॉलेस्ट वॉल्केनो तो हमारे यहाँ पर अर्थ पे भी मिलते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उससे भी बड़े वॉल्केनो, जो टॉलेस्ट वॉल्केनो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा? सबसे बड़ा वो आपको मिलेगा मार्स के ऊपर, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। क्या नाम है इसका? ओलंपस मॉन्स। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जुपिटर की बात करते हैं। ठीक है, जुपिटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जितने भी आपको प्लैनेट देख रहे हैं हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, सही से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहीं से भी सवाल उठाकर आ जाए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जुपिटर जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति इसको बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है इन द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ये चीज आपको क्लियर हुई? अब देखो, ये चीज तो समझ आ गई कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर ये लार्जेस्ट प्लैनेट है तो हो सकता है इसके पास लार्जेस्ट मून भी हो। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर चीज समझ आनी चाहिए कि लार्जेस्ट प्लैनेट के बाद यहाँ पर है लार्जेस्ट मून, है ना? और उसका यहाँ पर क्या नाम है? उसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर डायरेक्टली वो पूछ सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? लार्जेस्ट मून। अब एक और चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए साथ साथ, है ना? अगर मान लो मैं आपको एक वैसे ही एक जनरली बोलूं कि यार मोस्ट मैसिव मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस प्लैनेट के ऊपर है, वो है यहाँ पर जुपिटर के ऊपर। ठीक है, मोस्ट मैसिव मैग्नेटिक फील्ड। और उसी की वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है ना, वो यहाँ पर ये अपने आसपास यहाँ पर इसके घूमती रहती है ना? आपको पता है। और बेसिकली इसी वजह से यहाँ पर जो होता है अर्थ, वो यहाँ पर सेफ रहता है और उसकी तरफ यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स नहीं आते। तो एक तरीके से जो बृहस्पति है वो हमारी रक्षा करता है ना? जुपिटर जो है वो हमारी रक्षा करता है, वो अपनी तरफ यहाँ पर जो उसका इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, उसकी वजह से हमारी तरफ नहीं आते हैं एस्ट्रॉइड्स उड़ते हुए। तो इस वजह से हम यहाँ पर सेफ रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो जुपिटर है वो एक तरीके से, यहाँ पर मैं बात करूं ग्रेट रेड स्पॉट की, वो भी यहाँ पर आपको जुपिटर पे मिलता है। अब आप बोलोगे ये क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट होता है एक लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म। क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म, जो कि काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर एक तूफान जो चलता है उसको बोलते हैं हम ग्रेट रेड स्पॉट, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जुपिटर इससे एसोसिएटेड है। आपको डायरेक्टली वो पूछ लेगा कि यार बताओ ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लैनेट, तो आपको लगाना है जुपिटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है अगला शुक्र। शुक्र के ऊपर बात करते हैं। शुक्र होता है वीनस। अब जो वीनस है, वीनस के बारे में आपको दो फैक्ट्स आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए कि एक तो ये सबसे ज्यादा चमकता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। दोनों की दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? ये दोनों की दोनों चीजें वीनस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है वीनस के लिए, है ना? क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लो बाकी के प्लैनेट देखो यहाँ पर किस मोशन में चल रहे हैं,
वो चल रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पर देख रहे हो मार्स कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि यार दो प्लैनेट ऐसे हैं, वीनस और यूरेनस, ये दोनों के दोनों उल्टे चलते हैं, उल्टे घूमते हैं भाई ये, है ना, इनका चलता है क्लॉकवाइज मोशन। इनका क्या चलता है? इनका चलता है क्लॉकवाइज मोशन, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो है ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रेट्रोग्रेड मोशन। क्या बोलेंगे हम इसको? रेट्रोग्रेड मोशन। और इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर जो वीनस है, ये एक तरीके से यहाँ पर रेट्रोग्रेड मोशन फॉलो करता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, बाकी प्लैनेट से सबसे अलग। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि इसके साथ साथ जो यूरेनस है ना, वो भी क्लॉकवाइज ही घूमता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेगा, अभी तक तो नहीं पूछा है उसने, लेकिन कभी पूछ लेगा। अब यहाँ पर देखो जो सैटर्न है, सैटर्न मतलब शनि, शनि देव। अब यहाँ पर देखो जो सैटर्न है, उसके अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मून्स है वो यहाँ पर डिस्कवर हुए थे, है ना, मोस्ट मून्स डिस्कवर्ड। और एक जो यहाँ पर फेमस यहाँ पर जो मून है इसका, वो आपको पता भी होगा, उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। वो यहाँ पर किसका है? सैटर्न का है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक और सवाल आपको देखने को मिला आर्टिकल से, आपके सामने है। आर्टिकल से सवाल आते हैं और हर बार आते हैं, कोई भी एग्जाम दोगे एसएससी का, आपको आर्टिकल से सवाल दिखेंगे। अब यहाँ पर देखो जो राइट टू इक्वालिटी है उसके बारे में पूछा है कि राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर किस आर्टिकल्स के अंदर आती है। वो आती है यहाँ पर आर्टिकल 14 to 18 के अंदर, और ये आता है पार्ट 3 के अंदर, है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है पार्ट 3। और उसके अंदर आते हैं यहाँ पर आर्टिकल 14 to 18, जिसके अंदर बात होती है राइट टू इक्वालिटी की, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाकी के ऑप्शंस है ना, वो आपको यहाँ नीचे दिख जाएंगे कि यार ये जो नीचे मैंने आपको यहाँ पर जो टेबल दिखाई है ना, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर आती है आर्टिकल 14 से 18 के अंदर। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22 के अंदर, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो कि चलता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर। फिर आप यहाँ पर देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंदर। फिर आता है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि होती हैं आर्टिकल 39 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद आता है यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आता है यहाँ पर आर्टिकल 32 के अंदर, है ना, इसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पर इसको बोला था। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो 6 हैं फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इस तरीके से आपको ये सारी की सारी यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ये पता होना चाहिए, है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आती हैं आर्टिकल सॉरी ये आती हैं यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये आपको ऑन टिप्स पता होनी चाहिए। आर्टिकल से हमेशा सवाल आते हैं, इनकी रीडिंग लगाओगे ना आर्टिकल्स की, याद हो जाएंगे आराम से। अगर मैं आपने इसकी रीडिंग लगा दी, 5 दिन भी लगा दी बीच बीच में उठा उठा के, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे आर्टिकल्स। आप आराम से इसके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देखकर इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बार पूछा जाता है यहाँ पर जो आर्टिकल्स होता है उससे सवाल। अब यहाँ पर अगला सवाल देखो फिर से स्कीम से आया है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आ गया है, बहुत ही कॉमन सी स्कीम है, सबको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, है ना। स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है, तो देखो एक तो होता है एलिमिनेट करना ओपन डेफिकेशन को, मतलब यहाँ पर जो खुले के अंदर शौच करते हैं ना, जो खुले खुले के अंदर जाते थे, तो उसको यहाँ पर रोकना, सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना। तो बेसिकली इसके गोल्स यही थे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इन ऑप्शंस के अंदर देखें, एक है पहला ऑप्शन टू इम्प्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नहीं, सड़कें नहीं बनाने की बातें नहीं हो रही थी इसके अंदर, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, कॉमन सेंस सी बात है। अब अगला है यहाँ पर टू प्रमोट क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन, ये सही है ना, इसी की बात हो रही है कि यार स्वच्छ बनाना है हमें, भारत को साफ बनाना है, सुथरा बनाना है, तो यहाँ पर क्लीनिनेस मतलब सफाई की ही तो बात करेंगे हम। और फिर अगर मैं बात करूँ अगला यहाँ पर देखो ऑप्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस। नहीं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भारत को स्वच्छ बनाने की बात कर रहे हैं। फिर है यहाँ पर अगला ऑप्शन टू बिल्ड न्यू हॉस्पिटल्स। नहीं, हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर साफ सफाई की बात कर रहे हैं ना। क्लीनिनेस और सैनिटेशन मतलब खुले के अंदर शौच करने से मना किया था,
और बेसिकली यहाँ पर जो ओपन डेफिकेशन है उसी को बोलते हैं खुले में शौच करना। उसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने बेसिकली यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान निकाला था, और वैसे भी यहाँ पर क्लीनिनेस यहाँ पर होनी चाहिए उसको भी इन लोगों ने बढ़ावा दिया था। अब देखो यहाँ पर जो ब्रिक्स टॉपिक है इससे सवाल काफ़ी पूछे गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि पिछले जो मैंने आपको एनालिसिस किया था उसके अंदर भी आए थे, और बहुत सारी शिफ्ट के अंदर लगभग हर शिफ्ट के अंदर आपको ब्रिक्स से सवाल देखने को मिले थे। जैसे गवर्नमेंट एंड स्कीम से आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से आते हैं, वैसे ब्रिक्स से आए थे। अब ब्रिक्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ब्रिक्स को हम इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो देखो जो ब्रिक्स है ना, उसके अंदर बी स्टैंड किसके लिए करता है? बी स्टैंड करता है फॉर ब्राज़ील। किसके लिए करता है? ब्राज़ील के लिए। आर किसके लिए स्टैंड करता है? आर करता है यहाँ पर रशिया के लिए। और यही सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी हैं। आप यहाँ पर इनके मैप भी देख सकते हो, इनके वर्ड्स के अंदर। जैसे ये ब्राज़ील का फ्लैग हो गया, ये यहाँ पर रशिया का फ्लैग हो गया, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया इंडिया, और यहाँ पर सी तो यहाँ पर होता है चाइना, और यहाँ से आप देख सकते हो एस स्टैंड करता है साउथ अफ्रीका के लिए। अब यहीं से इन लोगों ने पूछा है कि इन सब का बताओ जो ब्रिक्स हैं ये किन किन कंट्री के लिए स्टैंड करते हैं। तो आपको यहाँ पर लगाना है ऑप्शन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनसे ये शुरुआत में मिलकर बना था। शुरू के अंदर BRIC था, उसके बाद यहाँ पर एस ऐड हुआ, मतलब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और फिर बेसिकली यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर जो टर्म है ब्रिक्स ये फॉर्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या है कि बाकी की यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो भी जुड़ी थी, तो इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल जो है वो आपको 11 कंट्रीज़ आपको देखने को मिली बाद में ब्रिक्स के अंदर। और जो सबसे आखिरी के अंदर जो ऐड हुई वो थी यहाँ पर इंडोनेशिया। ठीक है, अब वो अभी यहाँ पर इस के अंदर मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन ये जो है ये न्यूएस्ट मेंबर है ना, ये 11th मेंबर है जो आपको पता होना चाहिए। और ओवरऑल यहाँ पर 11 कंट्रीज़ हैं जो कि अभी पार्ट हैं ऑफ द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का आपको पता ही होगा, अभी यहाँ पर न्यूज़ के अंदर भी चल रहा है कि जैसे अभी हमारे ऊपर टैरिफ यहाँ पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर किसको डर लग रहा है इसकी वजह से, ब्रिक्स की वजह से? वो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। उसको ये लग रहा है कि कहीं यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं वो एक अलग से खुद की यहाँ पर करेंसी यहाँ पर नहीं शुरू करते, है ना, डी डॉलराइज नहीं करते वो डॉलर को। सो बेसिकली उनको उस चीज़ का डर लग रहा है कि अगर इन्होंने यहाँ पर खुद का यहाँ पर जो पेमेंट नेटवर्क या पेमेंट गेटवे इन लोगों ने निकाल लिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक डिफीट हो जाएगी और बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा उन्हें। सो बेसिकली यहाँ पर जो वेस्ट है ना, वो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहता है, स्पेशली अमेरिका। सो बेसिकली ये वाली चीज़ यहाँ पर अभी चल रही है, और अभी यहाँ पर इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पर डिनाई किया है। बाकी के जैसे ब्राज़ील था वो यहाँ पर इसके सपोर्ट में है काफ़ी, तो इंडिया ने यहाँ पर बयान दिया है अभी हाल ही के अंदर MEA के अंदर कि नहीं, हम यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं डी डॉलराइजेशन को। लेकिन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम लोग पीछे काम ज़रूर कर रहे हैं, बोलते हैं हम ज़रूर है, नहीं तो एक्चुअली में फुल फ्लैश यहाँ पर जो फाइनेंशियल वॉर है वो यहाँ पर छिड़ जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर सामने से ऐसे दिखाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो ब्राज़ील है ना, उसके अंदर यहाँ पर जो 17वीं समिट थी आपकी, है ना, 17वीं ब्रिक्स समिट जो थी वो यहाँ पर होस्ट हुई थी, है ना। 17th यहाँ पर जो समिट थी वो यहाँ पर कहाँ पे होस्ट हुई थी? ब्राज़ील के अंदर हुई थी। ठीक है, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि यहाँ पर जो रशिया है इसके अंदर 16th हुई थी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली से सवाल आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 16th हुई थी रशिया के अंदर। और हमारा यहाँ पर जो प्यारा भारत है इसके अंदर होने वाली है अभी 18वीं ब्रिक्स समिट होस्ट, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। अब एक और चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी की सारी यहाँ पर जो इन्फो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर रशिया किधर है, मैप के अंदर चाइना किधर है वो भी आपको दिख रहा होगा, हमारा प्यारा भारत तो आपको पता ही है, ब्राज़ील किधर है वो भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है वो भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शुरू के अंदर BRIC था, उसके बाद यहाँ पर एस ऐड हो गया, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद यहाँ पर ब्रिक्स नेशन बन गए। ठीक है, उसके बाद बाकी कंट्रीज ऐड होती हुई चली गई, अभी बहुत सारी कंट्रीज होना चाहती हैं ऐड, और उसके बाद हो सकता है कि अगर इसी तरीके से यहाँ पर सिचुएशन रही तो काफ़ी कंट्रीज बोलेंगी, इवन रशिया तो पूरे सपोर्ट में होता है डी डॉलराइजेशन के, ब्राज़ील भी काफ़ी हद तक है, इंडिया क्या है न्यूट्रल स्टैंड लेता है क्योंकि उसको सबसे बनाते हुए चलनी है, और हमारी यही फॉरेन पॉलिसी है जो कि बहुत अच्छी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो अगला यहाँ पर टॉपिक है आपके सामने HDI। जैसे मैं बताता हूँ हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछे गए थे, वैसे HDI से भी काफ़ी शिफ्ट्स के अंदर सवाल पूछे गए। अब HDI के बारे में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मतलब यहाँ पर ह्यूमन की यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट देखने को मिली है हमें कंट्रीज के अंदर। तो बेसिकली ये किससे नापा जाता है, ये पूछा गया है कि की पैरामीटर्स बताओ भाई हमें कि जिससे ये मेजर किया गया है। तो आपको यहाँ पर की पैरामीटर्स बताने हैं इसके, वो हैं, उनमें से एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर जाना है, ठीक है। जनरली आप लोगों से ये डायरेक्टली ये चीज़ नहीं पूछ लेगा, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसके डायमेंशन के अंदर ये पूछ रहा है ना। अब हेल्थ के अंदर ये देखता है कि ये देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एक कंट्री के अंदर कितनी है, इस चीज़ को ये कैलकुलेट करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर कितनी है बर्थ के टाइम पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एजुकेशन के अंदर देखें तो ये दो चीज़ों को देखता है, एक तो स्कूलिंग का मीन ईयर्स मतलब एवरेज ईयर्स देखता है ना, और एक देखता है ये एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दो चीज़ों को ये देखता है ना, एक तो मीन ईयर्स को देखता है और देखता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और जो आखिरी चीज़ ये देखता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, वो देखता है ये ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब GNI पर कैपिटा, ये वाली चीज़ देखता है ना। ओवरऑल यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स हो गए। एक हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर कितनी है बर्थ के टाइम पे, है ना, कितने मीन ईयर्स हैं यहाँ पर स्कूलिंग के, वो देखता है। और यहाँ पर ये भी देखता है कि कितने एक्सपेक्टेड ईयर्स हैं स्कूलिंग के। और आखिरी चीज़ जो है वो है GNI पर कैपिटा मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये 3 यहाँ पर डायमेंशंस हैं जिनके अंदर जो SDI है वो मेजरली यहाँ पर बनता है। मेजरली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हुए यहाँ पर मेजरली। अब देखो यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस के अंदर से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, मतलब जो मैंने यहाँ पर ये 4 डिस्कस किए इंडिकेटर्स, इसमें से आपको यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ तो देखो SDI जो है ना, SDI बेसिकली इसकी क्या रैंकिंग है, इसने यहाँ पर क्या रैंकिंग निकाली थी 2025 की। तो देखो 2025 के अंदर जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जो कंट्री रैंक करी है वो करी है यहाँ पर आइसलैंड, ठीक है, वो करी है यहाँ पर आइसलैंड। और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2025 के अंदर, तो जो इंडिया है ना, इंडिया की यहाँ पर जो रैंकिंग है वो है 130th। और यहीं अगर मैं मान लो SDI की बात कर रहा हूँ, SDI के अंदर 2024 के अंदर जो फर्स्ट रैंकिंग है वो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड की। किसकी है यहाँ पर? स्विट्जरलैंड की। और यहाँ पर अगर हम देखें जो 2024 के अंदर ही अगर हम देखें इंडिया की क्या रैंकिंग है, सो इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग हो जाती है 133। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए SDI से रिगार्डिंग, और यहाँ पर किससे मिलकर वो बना है वो भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब ओलंपिक्स से आपको एक सवाल देखने को मिला कि ओलंपिक्स के अंदर ये पूछा गया कि जो फर्स्ट आता है उसको किस कलर का मेडल मिलता है। बहुत इजी सवाल है, कोई भी बता देगा, है ना। जो फर्स्ट आता है उसको हर जगह ही गोल्ड मिलता है ना। तो इसका तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गोल्ड। बहुत ईजी सा सवाल था, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पे तो देखो गोल्ड आता है ना, सेकंड आने पर सिल्वर मिलेगा, थर्ड पे ब्रॉन्ज मिलेगा, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें तो सबको पता है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि ये जो वेट है, वेट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आया है तो आपको वेट भी अब ध्यान होना चाहिए कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड का यहाँ पर कितना ग्राम का ये बेसिकली इनका मेडल होता है, वो होता है 529 ग्राम का। सिल्वर होता है 525 ग्राम का और ब्रॉन्ज होता है 455 ग्राम का। अब मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये है अकॉर्डिंग टू पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अकॉर्डिंग है। इससे पहले यहाँ पर जो इनका वेट होता था वो यहाँ पर अलग होता था, गोल्ड के अंदर फिर बदल जाता था वेट, सिल्वर के अंदर फिर बदल जाता था, ब्रॉन्ज के अंदर फिर बदल जाता था, 2020 की ओलंपिक्स के अंदर, 2018 की ओलंपिक्स के अंदर फिर चेंज हो जाता था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बार बदलता है, 2012, 2018, 2020, 2024। तो 2024 का यहाँ पर जो लेटेस्ट है ना वो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। 529 ग्राम गोल्ड, सिल्वर इज 525 ग्राम और ब्रॉन्ज इज 455 ग्राम। और इसके अंदर ये कुछ आयरन भी यूज़ करते हैं एफिल टावर का इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल 18 ग्राम ये यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसके रिगार्डिंग हमने बता दी है, क्योंकि यहाँ से भी वो सवाल उठाकर पूछ सकते हैं। हमने जस्ट यहाँ पर जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी कि मथुरा आर्ट से यहाँ पर सवाल आया था। इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ से सवाल आ गया, ठीक है। अब उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का यहाँ पर जो आर्ट है आपके सामने,
ये बेसिकली यहाँ पर किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यहाँ पर रेड सैंडस्टोन से। बेसिकली यहाँ पर जो मथुरा आर्ट होते हैं वो यहाँ पर किससे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं रेड सैंडस्टोन से। और इसी से यहाँ पर जो सवाल है वो आपने यहाँ पर देखा था, जो मैंने पिछली शिफ्ट का मैंने यहाँ पर जो पूरा रिव्यू किया था, पूरा सॉल्व किया था पिछली शिफ्ट को, वहाँ पर भी आपको मथुरा आर्ट से ही आपको सवाल देखने को मिले थे और वो ये वाला सवाल था। यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर जो मथुरा आर्ट है वो यहाँ पर किस किंग के राइन के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंटली वो डेवलप किया, किस डायनेस्टी के अंदर वो सबसे ज़्यादा डेवलप किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका सही जवाब है कुशन डायनेस्टी। कौन सा है? कुशन डायनेस्टी, जिसके अंदर से एक आपको पता भी होगा कि जो कनिष्क है वो यहाँ पर कुशन डायनेस्टी से ही था, है ना। वो एक इंपॉर्टेंट किंग होता है कुशन डायनेस्टी का। तो जो कुशन डायनेस्टी है इसके अंदर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट किया। डायरेक्टली सवाल पूछा गया है आप लोगों से और एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि यार ये बताओ कि ये जो खुद के यहाँ पर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? तो रेड सैंडस्टोन उसके अंदर यूज होता है। अब एक बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा था कि कौन सा डॉक्टर है जो कि बच्चों को ट्रीट करता है, मतलब बच्चों के अंदर किसने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन यहाँ पर किया होता है? तो उसका सही जवाब है पीडियाट्रिशियन। बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बाल रोग विशेषज्ञ, है ना। तो इसका ये हो गया सही जवाब। अब मान लो यहाँ पर ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर किसके अंदर स्पेशलाइजेशन करता है? तो वो करता है हार्ट के रिलेटेड यहाँ पर जो भी डिजीजेस होते हैं उनके अंदर। यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो यहाँ पर किन बीमारियों को देखता है? वो देखता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की यहाँ पर जो बीमारियां हैं उनको देखता है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए ऑन टिप्स। और यहाँ पर देखो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पर डील करता है विद द कैंसर। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन से सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ये आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से यहाँ पर एक सवाल आ गया कि ये बताओ कि यहाँ पर जो मेधा पाटकर जी है वो यहाँ पर किस सोशल मूवमेंट से यहाँ पर एसोसिएटेड है? तो यहाँ पर इसका जो जवाब था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ये एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर चलती रहेगी, जिसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 के अंदर जो भी यहाँ पर सवाल आए हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और अगर आपको यहाँ पर यही टॉपिक्स डिटेल के अंदर अगर पढ़ने हैं हमारे साथ, तो आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर यहाँ पर एनरोल हो सकते हो। ये एक तरीके से यहाँ पर रिवीजन बैच है। इस रिवीजन बैच के अंदर हम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये एडिक्विटी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसके अंदर बेसिकली एडिक्विटी के पैटर्न के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं वो सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर जो भी एवरग्रीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर कराए जाएंगे। और इसके अंदर आपको एक तो मिलेगा लेक्चर और साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद आपको यहाँ पर साथ साथ प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जिसका आप आराम से यहाँ पर प्रिंट निकाल कर आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर क्विजेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। और वो क्विजेस होंगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। ओवरऑल यहाँ पर 3500 प्लस यहाँ पर क्विजेस जो होंगी वो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी सवालों की, ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाए। और साथ साथ यहाँ पर आपको 1-to-1 यहाँ पर जो गाइडेंस है वो भी हमारी तरफ से यहाँ पर मिलती रहेगी ओवर व्हाट्सएप। तो यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपके यहाँ पर जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली ओवर व्हाट्सएप। और साथ साथ यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होंगी बैच से रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहेंगी ओवर व्हाट्सएप, वो भी इंडिविजुअली। यहाँ पर कुछ भी अपलोड होगा वो हम आपको यहाँ पर उसका अपडेट जो होगा वो हम आपको देते रहेंगे साथ साथ। और इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर नए पैटर्न के ऊपर यहाँ पर आधारित रहेगी और यहाँ पर जो भी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर आधारित रहेगी। तो यहाँ पर जो भी इस रिवीजन बैच के अंदर एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसे लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमें यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं और हम यहाँ पर इस तरीके से आपकी एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रखें, तो आप हमें यहाँ पर हल्का सा सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और लाइक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हाइप का बटन यहाँ पर दिखेगा। जैसे ही आपको हाइप का बटन दिखेगा तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
और इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम भी यहाँ पर पूरे मोटिवेशन के साथ आपके लिए यहाँ पर इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो यहाँ पर लाते रहें और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। बस हमें यहाँ पर थोड़ा-सा आपका यहाँ पर से जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर आपके जो डिमांड है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इंग्लिश के ऊपर भी लेकर आना, तो अगला वीडियो यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर ही होगा। हम ऑलरेडी इस वाले वीडियो को यहाँ पर बनाने में लग गए थे। इस वजह से यहाँ पर हम इसको पहले रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश है उसकी बारी आएगी।